अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको पढ़ा रही थी हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें अभी तक हमने एल्केन एल्कीन्स पूरी तरह से कवर कर लिए और पढ़ लिए हैं। इस लेक्चर से हमने स्टार्ट करना है एल्काइंस को, और एल्काइंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि हमने बेसिक एल्काइन जो हमारे बिल्कुल सीरीज़ के स्टार्ट में होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कह लें इसको, या नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कह लें, जो है एल्काइन। ठीक है, हमने एल्कीन की बात की, उससे पहले हमने एल्केन की बात की। अब आप सबको याद होगा कि एल्केन में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, और एल्कीन में कौन सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। एल्केन में आपके पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड था, और एल्काइन में आपके पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड इसकी आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है, और पेपर में पूछा भी जाता है कि एल्काइन को पहचानने का तरीका क्या है। आप सबने याद रखना है इस बात को। ठीक है, एल्काइन में आपने देख लिया कि एल्काइन में भी आपके पास वन कार्बन एटम वाला सिंपलेस्ट कंपाउंड नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड हमने बनाना है, क्योंकि और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट आपको पहले ही पता है कि जब हमने एल्केन की बात करनी है, एल्कीन की बात करनी है, एल्काइन की बात करनी है, तो जिस बॉन्डिंग की बात हो रही है वो कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग की बात हो रही है। एल्केन में तो हमारे पास मीथेन आ गया ना, कि जिसके अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड, लेकिन आप एल्कीन में और एल्काइन में ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हाइड्रोजन डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता नहीं है। इसी वजह से एल्कीन और एल्काइन की जब बात करते हैं तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की ही बात करते हैं। इसके अलावा ये देखा गया स्टूडेंट्स के जब इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई ना, तो ये पता चला कि अगर आप कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दें किसी चीज़ और का, एल्कीन बनाने के लिए, देखें कितनी स्टडीज़ भी तो हुई होंगी। ऐसे तो नहीं अचानक से पता लग गया कि एल्कीन वो चीज़ है जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। इसी तरह एल्काइन बनाने के लिए भी बहुत सी स्टडीज़ हुई होंगी। ऐसे तो नहीं पता चल गया कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपके पास एल्काइन है। ठीक है, स्टडीज़ तो होती हैं ना। तो उसमें क्या पता चला कि एल्कीन और एल्काइन में आप कार्बन के साथ ही कार्बन का बॉन्ड बना सकते हैं, तब जाके एक होमोलोगस सीरीज बनती है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मैं होमोलोगस सीरीज का बार बार जिक्र क्यों करती हूँ, क्योंकि आपके पास ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, आपकी वही चीज़ है, वही रिपीट हो रही है। बस इसका ख्याल करना है कि इसको कैसे बनाना है। और आपने याद रखना है कि अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कोई और एलिमेंट बना देते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लें, कार्बन डबल बॉन्ड आप कुछ भी बना दें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी कोई भी एलिमेंट बना दे जो ऑफ कोर्स कैपेबिलिटी रखता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे इस तरह की बॉन्डिंग पॉसिबल अगर हो भी जाती है तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जो एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज हैं वो फिर उस एटम या उस कंपाउंड की नहीं रहेंगी जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड और कोई और एलिमेंट होगा। इसी तरह एल्काइंस की जब हम बात करते हैं, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आप कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, फिर वो होमोलोगस सीरीज नहीं रहती है। तो बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है आपके पास। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना और फिर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी तरह की जो बॉन्डिंग है वो इस पूरी की पूरी क्लास को स्पेशल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती है। आप समझ में आई कि हमने क्यों एल्कीन और एल्काइन पढ़े, तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की बात की, और मैं बार बार आपको क्यों बताती हूँ कि आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन टू कार्बन की बात करनी है। उसकी रीज़न ये है कि पेपर में बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आप देख लें सेम बात है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को ही डिस्कस करना है, लेकिन किस तरीके से डिस्कस करना है, आपने कौन सी बॉन्डिंग की बात करनी है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एल्काइन की हमने बात कर ली, एल्काइन के जनरल फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो जनरल फार्मूला हमने एल्केन्स का देखा था, आप सबको याद है, CnH2n+2। फिर एल्कीन्स का देखा CnH2n, रिवाइज इसलिए कर रही हूँ आपको भूले ना और आप इसके साथ लिंक भी कर सके। एल्काइन का स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ठीक है, हमने कैलकुलेट भी किया है एक लेक्चर में कि ये किस तरह -2 आता है, इसलिए इस -2 को आप सबने भूलना नहीं है। अब अगर आप बॉन्डिंग पूरी करें और सबसे बेसिक जो आपके पास एल्काइन है उसकी बॉन्डिंग की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होगा तो आपका बेसिक एल्काइन बनेगा, और उसके लिए इसका मतलब है 2 कार्बन एटम्स का होना ज़रूरी है, एक कार्बन एटम पे एल्काइन नहीं बन सकता। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपका क्योंकि 2 कार्बन एटम्स में ये बॉन्ड होना ज़रूरी है तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मैंने ले लिया। मैं क्योंकि एल्काइन बना रही हूँ तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अटैच कर दूंगी।
ठीक है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब आप देखें और सोचें कि इसको अब बॉन्डिंग को कंप्लीट होने के लिए और कितने बॉन्ड्स बनाने की जरूरत है। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है और कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये बात मैं बार बार रिपीट इससे करती हूँ कि ये वो प्रॉपर्टी है कि जिसकी बेसिस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स की बात करते हैं। समझ में आ रही है ना ये बात? ये वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब कार्बन ने 3 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बना लिए, एक बॉन्ड रह गया और मैंने आपको पहले हमेशा ही कहा है कार्बन का जो बेस्ट फ्रेंड है हाइड्रोजन, उसको अटैच कर दिया करें। यहाँ पे आपके पास आ गया हाइड्रोजन। इसी तरह दूसरे कार्बन को देख लें, 3 बॉन्ड उसने पहले ही बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड की कमी रह गई है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक और आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब जब हम इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ना, तो इसको हम नाम देते हैं इथाइन का। ये बात समझ में आ रही है कि आपने एल्केन के नेम्स के एंड पे ANE लगाया, आप सबको याद होगा। एल्कीन्स के नेम के एंड पे हमने ENE लगाया और इसी तरह एल्काइंस में हमने एंड पे लगा देना है YNE। इस तरह हमारे ये नेम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको दूसरे नाम याद ना हो जो बार बार बताए जाते हैं, तो आपने बस इतना याद रख लेना है, एन का मतलब है एल्केन है, इन का मतलब है एल्कीन है और आइन का मतलब है कि ये एल्काइन है। अब क्योंकि हम एल्काइंस की बात कर रहे हैं, 2 कार्बन एटम्स होता है एथ, और साथ ही साथ जब आपने एल्काइन का YNE लगा देना है, तो आप ये देख लें इथाइन इसका नाम कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही है कि कैसे इथाइन इसका नाम रखा है? एथ आपने याद रखना है, मेथ हो, एथ हो, प्रोप, ब्यूट, ये सारे के सारी जो प्रीफिक्सेस हैं ये इंडिकेट करती हैं कि कार्बन एटम्स कितने हैं। तो कार्बन एटम्स की बात आपने करनी है और कार्बन एटम की बात में हमने देखा कि कार्बन क्योंकि 2 थे, इसी वजह से हमने इसको एथ के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी नेमिंग में बार बार मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हाइड्रोजन कितने अटैच हैं वो मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ बॉन्ड पूरे करने हैं। बॉन्ड पूरे करने के लिए आपको यहाँ 1 हाइड्रोजन लगाना पड़े, 2, 4 लगाने पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कार्बन का नंबर देखना है कि कार्बन का नंबर कितना है, और कार्बन का नंबर 2 है, इसको कहते हैं इथाइन। और साथ ही साथ इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा फेमस नाम है एसिटाइलिन। आपने अक्सर एसिटाइलिन का नाम भी सुना होगा, इसको कहीं ना कहीं देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। एसिटाइलिन अब इथाइन का नाम है और यहाँ पे आके कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको कंफ्यूज करते हैं इथाइलिन के साथ। इथाइलिन आप सबने याद रखना है और चीज़ है, इथाइलिन और चीज़ है और एसिटाइलिन और चीज़ है। देखें, इथाइलिन, इथाइन और एसिटाइलिन, क्योंकि ये चीज़ें कंफ्यूजिंग बन जाती हैं और अक्सर समझ नहीं आता कि इनके अंदर फ़र्क क्या है, इसलिए मैं आपको ये अलहदा से समझा रही हूँ। इथाइलिन स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि जिसके एंड पे ENE आ रहा है ना, हमेशा वो आपने याद रखना है, जो मर्जी हो जाए आपके पास वो एल्कीन है, सबसे पहली बात। लेकिन क्योंकि ये वाले 3 नाम थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, चले इथाइन तो समझ में आता है, उस तरह के उसका आपने लगा दिए, लेकिन बाकी नहीं समझ में आते। इथाइलिन में एंड पे इन के साथ साथ आप देख लें कि यहाँ पे इथाइलिन का जो है ना, कुछ मैंने आपको हमेशा बताया है कि रिसर्च में हमेशा डिफरेंस होता है। कोई रिसर्च पहले आती है उसमें कोई बात होती है, दूसरी रिसर्च आती है उसमें कोई और बातें होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनमें फ़र्क करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि वो बातें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि कैसे हमने इसका नाम इथाइलिन कर दिया, क्योंकि हो सकता है कोई पहले रिसर्च आई हो उसने इसका नाम इथाइलिन कर दिया, लेकिन ये किसका नाम है? सोचें, अगर एल्कीन्स की आपने प्रैक्टिस की थी तो आप सबको याद होगा कि ये इथीन का दूसरा नाम है। ठीक है, एसिटाइलिन और इथाइन एक ही चीज है, ये दोनों। ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास इथाइलिन इथीन का दूसरा नाम है, उसका एल्काइन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बातें समझ में आ रही है। ये बातें रिपीट करने का और बार बार समझाने का मकसद ये होता है कि आपको पेपर में ये चीज़ें ना भूलें। ठीक है, अब हमारे पास इथाइन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, एसिटाइलिन की बात कर ली। नेक्स्ट चलते हैं कार्बन एटम्स, क्योंकि हम बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ता जाएगा। तो जो कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ेगा स्टूडेंट्स, अब वो हो जाएगा प्रोप का मतलब है 3 कार्बन एटम्स। और हमेशा स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है, और आप में से कुछ के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है हर कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो ऐसा नहीं करना, किस तरह से बॉन्ड्स बनाने हैं ये बहुत गौर से देखना है आप सबने। हमने नाम देखा, प्रॉप हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 3 कार्बन की चेन है, इसका मतलब आगे है YNE। YNE आइन, इसका मतलब है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड हर कार्बन के दरमियान में नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा आपके कोई से 2 कार्बन के दरमियान में, तो ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ पे लगा देते हैं।
और आप में से कुछ के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हर कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता। उसकी रीजन देख लें स्टूडेंट्स। अगर आप हर कार्बन के, अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स की चेन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे तो मैंने 3 बॉन्ड्स बना दिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स बना दूं तो जरा गौर करें कि अब कार्बन की बॉन्डिंग का क्या हशर हो गया है। कार्बन, ये वाला कार्बन देखे चले इसने 3 बॉन्ड बनाए, मैं इसका एक बॉन्ड किसी तरह पूरा कर दूंगी, लेकिन इससे नेक्स्ट कार्बन देखें, इसके तो 6 बॉन्ड्स हो गए। इसका मतलब है तो 6 बॉन्ड्स तो कार्बन नहीं बनाता। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी इसीलिए कहते हैं कि ये 4 बॉन्ड्स बनाता है सिर्फ। अगर वो 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, समझ जाए कंपाउंड गलत है। इसीलिए बॉन्डिंग में कहती हूँ बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बॉन्ड्स को काउंट करें, देखें आपके स्ट्रक्चर पूरे होते हैं, बॉन्ड पूरे होते हैं या नहीं। अब अगर आपके कंपाउंड के अंदर एक ही ट्रिपल बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो भी आप सबने याद रखना है कि आपका कंपाउंड कंप्लीट है और उसको एल्काइन ही कहेंगे। ये बात समझ में आ रही? ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मैंने आपको बताना था। खैर, अगर आपके कंपाउंड में 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं, ठीक है, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड है आपके कंपाउंड में, तो इसका मतलब ये है कि ये अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एल्काइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एल्काइन का स्ट्रक्चर है, चाहे अब इसके साथ वाला कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, इट डजेंट मैटर। जैसे हमने एल्कीन में बात की थी कि एक डबल बॉन्ड भी उसको एल्कीन बना देता है, इसी तरह एक ट्रिपल बॉन्ड ही इसको एल्काइन बना देता है। अब हमने अगला काम क्या करना है, हमने कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। इस कार्बन को देख लें, एक बॉन्ड सिर्फ इसने बनाया हुआ है, साथ ही साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं। ये बात समझ में आई? 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, चले ये वाला तो पूरा हो गया। इस कार्बन को देखें, एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना हुआ है, 3 कार्बन बॉन्ड्स यहाँ बन गए, 4 कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हो गए। इसका मतलब है इस कार्बन के साथ आपको कोई भी चीज़ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इस कार्बन को देख लें, आपके 3 बॉन्ड्स बने हुए, एक हाइड्रोजन अटैच कर दें और आप इसकी बॉन्डिंग भी कर दें कंप्लीट। ये बात समझ में आई कि आपने किस तरह से बॉन्ड कंप्लीट किए? आपने क्या किया कि कार्बन के बॉन्ड सारे के सारे 4 पूरे करने थे, वो हमने जी कर दिए। हमने बना लिया प्रोपाइन। समझ में आ गया? कोई चीज़ मुश्किल नहीं ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं और हम बनाते हैं ब्यूटाइन। ब्यूटाइन हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, और ब्यूटाइन में हमारे पास 4 कार्बन एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन्स बना लेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही दफ़ा सारे के सारे हाइड्रोजन बनाने की कोशिश करते हैं और फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने की भी कोशिश करते हैं, तो फिर हम सब हो जाते हैं कंफ्यूज, फिर हमें याद नहीं रहता कि हमने कंपाउंड कैसे बनाना है। इसे सबसे पहले तो हमने देखना है, अगर ब्यूट गिवन है तो इसका मतलब 4 कार्बन एटम्स हो गए। सबसे पहले कार्बन चेन बना दें। कार्बन चेन बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि इनके साथ ट्रिपल बॉन्ड अटैच करना है। ट्रिपल बॉन्ड कोई एक भी हो सकता है और वही आपका पूरा कंपाउंड बना देगा। और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरह से बना देती हूँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये ट्रिपल बॉन्ड क्या इस तरफ नहीं बन सकता? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये बन सकता है। ये इस कार्बन टू कार्बन के दरमियान में भी बन सकता है, तब भी ये ब्यूटाइन ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि उसकी नेमिंग में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ ब्यूटाइन की बात कर रहे हैं ना, तो ब्यूटाइन में स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, बेशक आप इस तरह से बना दें, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन पूरे कर दिए। अब आप ट्रिपल बॉन्ड इधर बना दें, बेशक आप ऐसे बना लें, ये भी ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने आइसोमर्स पढ़े, हमें पता है कि आपके 4 कार्बन एटम्स पे आपके यहाँ पास आइसोमर बन जाते हैं, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर भी ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर भी ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर मैं क्यों ड्रॉ कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट इसमें देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। बाकी आप सबने याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर भी कंप्लीटली ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के सबसे पहले तो बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे। आपके पास क्या हो गया, बॉन्ड कंप्लीट करेंगे जब आप, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक बॉन्ड ऑलरेडी अटैच्ड है। इस कार्बन को देख लें, इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, क्योंकि एक इधर कार्बन टू कार्बन है, 3 आगे हैं, फिर इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, और एंड पे आपके पास CH3 यहाँ पे भी आके अटैच हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इसका भी कंप्लीट करते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी थे, हाइड्रोजन एक अटैच हो गया, इस कार्बन की बॉन्डिंग पूरी है। इस कार्बन को देख लें, 2 बॉन्ड्स अटैच हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, एंड फाइनली CH3। पहले तो हम ये कंफर्म करेंगे स्टूडेंट्स कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या ब्यूटाइन के हैं या नहीं है। ठीक है, कैसे पता लगेगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स आइसोमर है? हमने इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। दोनों में कार्बन 4 है, ठीक है, हम C4 लिख देते हैं इधर। अब हमने हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं, यहाँ पे देख लें आपके पास 3 और 3 6 हाइड्रोजन्स है, 8 6 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट काउंट कर लेते हैं, आपके पास 3 4 5
6। इसका भी हाइड्रोजन उतने ही है, कार्बन ऑलरेडी 4th है तो हमने इसीलिए उसको काउंट नहीं किया। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब ये है कि ये दोनों आइसोमर्स हैं। तो चाहे आपका ट्रिपल बॉन्ड मिडल में लग रहा है, चाहे आपका ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन के साथ लग रहा है ये दोनों के दोनों आइसोमर्स। इसलिए आप सबने याद रखना है कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वही बात है, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करें या ऐसे ड्रॉ करें, दोनों ठीक है, लेकिन इसके बाद जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने लगे उसमें हमने कौन सा स्ट्रक्चर लेना है, जरा उस पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास इथाइन का कॉन्सेप्ट है ना, इथाइन का बॉन्ड है, इथाइन का कंपाउंड है, कंप्लीट है, हमें बात समझ में आ गई। फिर प्रोपाइन की तरफ आते हैं जरा। प्रोपाइन में ये आपके पास अगर कार्बन चेन आइडेंटिफाई में आपसे करने का कहूँ तो ये है आपकी कार्बन चेन, ठीक है, ये आपकी कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अगर मैं कहूँ कि ये है आपकी कार्बन चेन तो इसका मतलब ये वाला जो CH3 है इसको मैं कह दूंगी कि ये कोई साथ सब्स्टिट्यूटेड चीज है। बात समझ में आ रही है? अब ये कौन सा एल्काइल ग्रुप बन रहा है ये सोचे। CH3 कौन सा एल्काइल ग्रुप होता है? मिथाइल, ठीक है। नेम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा अभी, लेकिन गौर करना है इस बात पे। ये आपके पास हो गया मिथाइल। अब इसी मिथाइल के साथ स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूं कि क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या मैं मिथाइल के साथ एसिटाइलिन लिख सकती हूँ? वही चीज है ना। अब आप में से कुछ कहेंगे कि नहीं मिस आप नहीं लिख सकती क्योंकि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं है, आप यहाँ एसिटाइलिन कैसे लिखेंगी? तो स्टूडेंट्स गौर करना है इस बात पे आप सबने कि हमने जब नेमिंग करनी होती है तो हाइड्रोजन का नंबर मैटर नहीं करता। ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि हाइड्रोजन का नंबर क्योंकि हमारे पास मैटर नहीं करता, इस वजह से आपके पास कार्बन 2 हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए आप इस चेन को एसिटाइलिन या इथाइन दोनों नाम दे सकते हैं। ये बात समझ में आई कि आपने मिथाइल एसिटाइलिन भी आप इस स्ट्रक्चर को कह सकते हैं। किस तरह से कहा है मिथाइल एसिटाइलिन, वो भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपके पास जो चेन है वो कार्बन टू कार्बन है और कार्बन टू कार्बन चेन के साथ हमने देखा कि हमारे पास एक CH3 अटैच्ड है। तो क्या हुआ कि हमने कार्बन टू कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर ली क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड था, और साथ ही साथ हमने CH3 देखा कि ये तो एक एल्काइल ग्रुप है। कौन सा एल्काइल ग्रुप है? मिथाइल है। तो मिथाइल किसके साथ अटैच्ड है? मिथाइल कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमने पहले ही बात कर ली कि उसको हमने एसिटाइलिन कहना है। ये बात समझ में आ रही है? आप में से कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इसको नेमिंग का तरीका ऐसे हो सकता है कि हम इसको प्रोपाइन ही रहने दें लेकिन हम इसके बॉन्ड की लोकेशन बता दें? तो जी स्टूडेंट्स, वैसे भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपके पास डिफरेंट नेमिंग के तरीके हैं तो डिफरेंट तरीकों पे किस तरह से आप नेम कर सकते हैं मैं आपको वो समझा रही हूँ। दूसरा, ये कुछ नाम है जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, इनको देख के आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए ये वाला तरीका मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास मिथाइल एसिटाइलिन किसका नाम हो गया? प्रोपाइन का नाम हो गया। मिथाइल में भी 1 कार्बन आ गया, एसिटाइलिन में 2 कार्बन आ गए, ट्रिपल बॉन्ड भी इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो हमारे पास इसको प्रोपाइन कहना बड़ा आसान हो गया। समझ में आई ये बात? अब आते हैं ब्यूटाइन की तरफ, और ब्यूटाइन में देखें कि आपके पास, क्योंकि मैंने कहा कि हमने इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है जिसपे हमने मिथाइल एसिटाइलिन का नाम दिया है, तो मिथाइल वाले कॉन्सेप्ट पे जब हम चलेंगे स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपसे कहती हूँ कि एल्काइल चेन को लंबा ना करें, सिर्फ ये देखें कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। हम कंफ्यूजिंग नहीं बना रहे ना चीज़ों को, हम तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ सिर्फ मिथाइल अटैच कर रहे हैं, सिंपल। या ये नेमिंग इस बेसिस पे है कि यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड के साथ मिथाइल अटैच्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड के साथ आप सबने देखा तो आप सबको पता चला कि मिथाइल क्योंकि इस साइड पे भी अटैच्ड है, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी अटैच्ड है, तो आप सबको समझ आई कि मैंने ये वाला आइसोमर क्यों बनाया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मिथाइल ग्रुप्स के बेसिस पे मैं इनको नेम कर दूं। अब आप पूछेंगे नेमिंग किस तरह से होगी, तो देखें 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल है, ये तो बात पता चल गई, हमें समझ में आ गई। अब किसके साथ अटैच्ड है? जाहिर सी बात है कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे। कार्बन चेन कौन सी है? कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपकी कार्बन चेन है, ठीक है। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपकी कार्बन चेन है, तो हम एसिटाइलिन एज इट इज लिख देंगे और साथ हम लिख देंगे डाइमिथाइल एसिटाइलिन। ये इसी चीज का नाम नहीं हो गया? डाइमिथाइल क्या चीज होती है? 2 कार्बन एटम्स हो गए। डाइमिथाइल, मिथाइल में होता है 1 कार्बन एटम, डाई का मतलब है 2 कार्बन एटम हो गए, और साथ ही साथ दरमियान में आपके पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हमने एसिटाइलिन भी कह दिया। आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि हमने इस तरह से इनकी नेमिंग क्यों की है, हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशनिंग के हिसाब से क्यों नहीं की जैसे हमने पहले बात की थी।
तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एल्काइंस, और यहाँ पे हमने एल्काइन की बेसिस पे लेके चलना है पूरा कॉन्सेप्ट। इसी वजह से इस दफ़ा हमने जिस चीज़ को अब बिल्कुल सरनेम दे दिया है ना कंपाउंड में, वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि हम लेके ही कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को चल रहे हैं। अगर आप इसको इस तरह से नेम करते हैं कि आप इसको पूरी चेन को 4 कार्बन एटम्स की चेन कहें और फिर आप लोकेट कर दें कि आपका ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, तो वो भी ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं है। वो किस तरह से करना है वो आपने खुद करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें 2-3 तरीके नेमिंग के रिसर्च में, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है, वही तरीके हैं, वही चीज़ें हैं, मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ क्या है कि रिसर्च में क्योंकि डिफरेंस आया, इस वजह से हमारे पास ये एक और तरीका आ गया। हमने मिथाइल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं, इतनी सी बात है। अब आप में से कोई पूछेगा इसको क्यों नहीं लेके चले, तो यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप नहीं, ये इथाइल ग्रुप बन गया। बात समझ में आई? हमने सिर्फ मिथाइल ग्रुप की बेस पे इसको नेम करना था। मिथाइल ग्रुप की बेस पे कैसे नेम करते हैं वो मैंने आपको सिखाना था, इसलिए हमने इसको डाई मिथाइल तो कंसिडर कर लिया। लेकिन ये जो हमारे पास 7 इथाइल का स्ट्रक्चर है, इसको हमने कंसीडर नहीं करना। वैसे भी हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में डाई मिथाइल वाला स्ट्रक्चर क्योंकि बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है, इसी को लेके चलना है। अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं, बस आपने इतना याद रखना है, नेचुरल गैस में आपके पास 0.06% प्रेजेंट होगा ऐसे ये एल्काइंस, और इतनी छोटी अमाउंट का मतलब होता है कि ट्रेसेस ऑफ दिस एल्काइन इज प्रेजेंट। कोई भी एल्काइन हो सकता है, ट्रेसेस उसके प्रेजेंट है। ट्रेसेस का मतलब कि वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी ये नेमिंग आपने याद रखना है, मिथाइल ग्रुप की बेसिस पे दी है, और आगे क्योंकि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की हमने पहले ही बात कर ली थी वो क्या होता है, तो उसी तरह से हमने इसको नाम दे दिया मिथाइल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करके। अब इसकी प्रैक्टिस आप दोबारा करें, आप जब दोबारा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सिर्फ सुन के समझ तो आ गई होगी, लेकिन ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करते। ये स्ट्रक्चर्स बार बार बनाएं, ये स्ट्रक्चर तंग करेंगे अगर आगे आप गए प्रिपरेशन की तरफ, फिर आप गए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ और स्ट्रक्चर बनाने ना आते हुए, तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। आप इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितने के जितने स्ट्रक्चर सिखाए हैं और बताया है कि उनको कैसे बनाना है, उनकी एक दफ़ा करें प्रैक्टिस, और ये भी देखें कि उन स्ट्रक्चर्स के नाम आपको समझ आए कि नहीं। मिथाइल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं, बाकी नेमिंग हम सब ने सीखी है। एक दफ़ा हम कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर लेंगे, मिथाइल ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हमें बड़े आराम से ये वाले नेम्स भी आ जाएंगे। आपकी बुक में रिटर्न है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।